ओके, तो यहाँ से हमें रिज्यूम करना था, दैट इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का मतलब भी आप समझ ही रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, बेसिकली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ह्यूमिडिटी, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, ये किनको मिलता है? अब आप सोचेंगे कि वेपर के फॉर्म में कौन यूटिलाइज करता है पानी को, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुछ एपीफाइट्स होते हैं जिनकी रूट्स जो होती हैं वो हैंगिंग होती हैं। तो अगर आप हैंगिंग रूट्स देखेंगे तो उसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम वेलामेंट टिश्यू कहते हैं। अब इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा वरी अबाउट मत करिए, क्योंकि अभी जब एनाटॉमिकल पार्ट चलेगा बॉटनी का, तो उसमें जब हम प्लांट की एनाटॉमी देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये जो टिश्यू होता है ये किस तरीके से फंक्शन करता है या कैसा काम करता है। तो फॉर नाउ अभी आप बस इतना याद रखिए कि एपीफाइट्स जो भी होते हैं जिनके पास हैंगिंग रूट्स होती हैं, वो जो है वो वेलामेंट टिश्यू की मदद से ये जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। इसके अलावा याद रखिए कि जो यहाँ पर होलार्ड होता है, होलार्ड क्या कहा जाता है? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जितना भी वाटर का टोटल अमाउंट होता है उस टोटल अमाउंट को हम क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। अब उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, जो वाटर का वो वाला हिस्सा होता है जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल है उसको हम क्रिसार्ड कहते हैं, और जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि अभी आपने देखा कि ग्रेविटेशनल वाटर अवेलेबल नहीं होता, हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो उसको हम ईकार्ड कहते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, ऑल्दो एनसीईआरटी में इसका कोई डिस्कशन नहीं है, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पे यूज की जाती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर। अगर हम ऑर्गन्स देखेंगे जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन में यहाँ काफी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं पौधे के जो कि मदद करते हैं। तो उसमें आपका रूट कैप वाला रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इलोंगेशन जोन होती है, रूट हेयर रीजन होता है, मैचुरेशन रीजन। ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं किसके? रूट्स के। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट हेयर के रीजन से होता है, और ये जो रूट हेयर होती है, जब इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया होता है तो उसके बाद ये रूट के इंटरनल पार्ट्स को पहुंचाती है, मतलब कि उसके एपिडर्मिस को पहुंचाएगी, सेल सैप को पहुंचाएगी, ऐसे करके ये जो पानी है फाइनली जाइलम तक पहुंचाया जाता है रूट के। और रूट का जो जाइलम होता है वहां से इसको कैरी ऑन किया जाएगा टू द अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहां पर आप पानी नहीं डालते हो, क्योंकि आप पानी तो रूट्स में दोगे, वहां से इनको शिफ्ट किया जाएगा दूसरे उन पार्ट्स में जहां पर पानी जाइलम के थ्रू कंडक्ट करके पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब अगर डायग्रामेटिकली आपको देखना है तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो कि आपको आई गेस एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से इसको देख के कि कहाँ पर कौन सा रूट का रीजन होता है। दिस इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेंगे रूट हेयर्स। नाउ दीज रूट हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट कंडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब अगर यहाँ पानी डाला गया है तो उसको सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर्स में जाने के बाद वो सक्सेसिव सेल्स में जाता जाता है, एंड अल्टीमेटली जब एकदम अंदर की तरफ आओगे तो यहाँ सेंटर में जाइलम की टिश्यू पाई जाएगी, वहां पे जाके इसको छोड़ दिया जाएगा ताकि इसका कंडक्शन हो सके अपवर्ड। ठीक है, तो ये डायग्राम में बहुत टिपिकल कुछ आपको नहीं जानना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट के कौन कौन से रीजन्स होते हैं और उन रीजन्स में कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रॉपर कंडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देन पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हम देख रहे हैं तो उसका रास्ता क्या होता है, पानी जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले वाटर जो है वो सॉइल में डाला जाएगा, सॉइल के बाद उस पानी को रूट हेयर में डाला जाएगा। ये पूरा पैसेज मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो पूरा रास्ता है कि पानी जब आप डालते हैं सॉइल में तो वो कहाँ से कहाँ जाता है। सॉइल सॉल्यूशन से वो चला जाता है रूट हेयर के पास, रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस या एपिब्लेमा में, देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंड फाइनली जाइलम के पास पहुंचता है।
तो ये जो पैसेज है, अगर मैं आपको एनाटॉमिकल डायग्राम से दिखाऊं तो आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो। दिस इज द डायग्राम, और इसमें आप उस पैसेज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ पे सपोज आप मान लो कि सॉइल है, तो सॉइल से वाटर गया रूट हेयर में। ऑलराइट, रूट हेयर से ये जो पानी है, ये देखिए रूट हेयर के कंप्लीट स्ट्रक्चर को कवर करके एपिडर्मिस में पहुंच रहा है। नाउ व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स जो कि रूट या स्टेम को या किसी भी स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस में पहुंचा। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, तो ये एपिडर्मिस से पहुंच गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद ये चला जाता है पैसेज सेल्स और एंडोडर्मिस में, और सबसे अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर टिश्यूज जिनको हम कहते हैं जाइलम या फ्लोएम। तो ये पूरा पाथ आपका क्रॉस करते करते फाइनली वो कहाँ पर पहुंचता है? जाइलम में पहुंचता है। और जब जाइलम में पहुंचेगा तो इसका कंडक्शन स्टार्ट होगा जो कि प्लांट के दूसरे हिस्सों में जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम अभी सबको क्लियर हो गया है क्या? इज दिस डायग्राम क्लियर टू यू ऑल? ये जो डायग्राम है जिसमें आपको पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिखाया जा रहा है, क्या ये डायग्राम आपको क्लियर है सभी को? ओके, तो ये डायग्राम दिखाने का बेसिक सेंस ये था कि ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने बनाया है मैंने कि सॉइल से वाटर जाइलम तक पहुंच रहा है, उसका रास्ता क्या होता है, तो आपको वो क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा पाथ होता है। अब जो पाथ मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ लिखी गई है कि कहाँ से कहाँ जाएगा पानी। सॉइल से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर्टेक्स में पहले जाएगा देन एंडोडर्मिस, पैसेज के सेल्स होंगे, पेरीसाइकल होगा, एंड सबसे इंटरनल में आपके वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जहां पर पानी पहुंचता है। तो दैट इज द बेसिक फ्लो, ये दैट इज द बेसिक पाथ कि पानी कहाँ से कहाँ पर कैसे पहुंचेगा। ठीक है, इतना जानने के बाद हमें कुछ तरीके जानने हैं कि जब वाटर अंदर एब्जॉर्ब होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो वो कौन कौन से मेथड से जाता है। तो सबसे पहला मेथड जो यहाँ पे हम देखेंगे वो होगा सिम्प्लास्ट मेथड। सिम्प्लास्ट का नाम कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? सिम्प्लास्ट का नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या? कितने लोगों को ये नाम सुना सुना सा लग रहा है? और कितने लोगों को याद है कि हमने सिम्प्लास्ट कहाँ पढ़ा था? हम सिम्प्लास्ट सीख चुके हैं। सिम्प्लास्ट भी हम सीख चुके हैं, हम एपोप्लास्ट भी सीख चुके हैं। कहाँ पे सीखा था या सुना था, कुछ याद है? एनीवन? देखो, प्लाज्मोडेस्माटा याद है? डू यू ऑल रिमेम्बर प्लाज्मोडेस्माटा? यस, प्लाज्मोडेस्माटा क्या था? प्लाज्मोडेस्माटा था जिसमें आप साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बनाते थे, साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म का डायरेक्ट कनेक्शन होता था। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, डायरेक्ट किसी चीज का ट्रांसफर होता है, तो दैट मेथड ऑफ शिफ्टिंग और ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट मेथड। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि यहाँ पे जो मोस्ट सस्टेनेबल लिविंग पाथ होता है दैट इज सिम्प्लास्ट। लिविंग पैसेज है। लिविंग पैसेज क्यों है? क्योंकि आप किसी भी एक सेल के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन डायरेक्टली सेटअप कर रहे हो। ठीक है, तो जब ऐसा सेल टू सेल मूवमेंट होगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा या थ्रू साइटोप्लाज्म डायरेक्टली, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिम्प्लास्टिक पाथ। आपके लिए ये बहुत नई बात नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे आप पानी का मूवमेंट देखोगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी बना लेता है। एपोप्लास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो एपोप्लास्ट भी आपने सेल वॉल के फंक्शन में सीखा था। सेल वॉल के फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म नहीं होता, वॉल टू वॉल होता है। तो जब वॉल टू वॉल ट्रांसपोर्ट होता है या शिफ्टिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो दैट इज टर्म्ड एज एपोप्लास्टिक पाथवे, या फिर दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट, वॉल टू वॉल कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ प्लांट में अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती हैं। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आप सीखोगे, डू नॉट वरी। ठीक है,
तो वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर जो शिफ्टिंग होती है वो सिम्प्लास्ट के थ्रू होती है। अगर आप रूट हेयर और कॉर्टेक्स के बीच की शिफ्टिंग देखोगे तो वो सिम्प्लास्टिक होती है, कभी कभी एपोप्लास्टिक भी होती है। तो ये दोनों तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए कि वहां पे शिफ्टिंग दो तरीकों से होगी, या तो सिम्प्लास्ट मोड होगा या तो फिर एपोप्लास्ट मोड होगा। ठीक है, अब ये डायग्राम है जिसमें आप दोनों मेथड एक साथ देख सकते हो। आप यहाँ पर देखो, ये एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स अगर कोई भी चीज साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म आ रही है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। ठीक है, और अगर यहाँ वॉल टू वॉल शिफ्टिंग हो रही है, मतलब कि यहाँ की वॉल से दूसरे सेल की वॉल में कुछ गया, यहाँ की वॉल से अगले सेल की वॉल में कुछ गया, तो वॉल टू वॉल शिफ्टिंग जो होती है इसको हम एपोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, सिम्प्लास्ट मेथड आप फॉलो करिए ट्रांसफर का, या फिर आप एपोप्लास्ट मेथड फॉलो करिए फॉर शिफ्टिंग द मॉलिक्यूल। अल्टीमेटली द मॉलिक्यूल हैज टू रीच जाइलम। ठीक है, और जाइलम में जब ये पहुंच जाता है तो इसका कंडक्शन स्टार्ट होगा हर उस डायरेक्शन में जहां पर वाटर का मॉलिक्यूल डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें थी जो हमें आज की क्लास में डील करनी थी, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट का मेथड। अब जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम डील करेंगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल का कंडक्शन होना है, जाइलम में पहुंच चुका है वाटर का मॉलिक्यूल, तो अब जाइलम जब वाटर मॉलिक्यूल का कंडक्शन करेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो वहां पे कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व होती है, एंड द थ्योरी इन्वॉल्व इज एसेंट ऑफ सैप, या फिर जो थ्योरी वहां पे रिक्वायर्ड होती है उसको हम डिक्सन एंड जॉली का थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि डिक्सन एंड जॉली ने ही एसेंट ऑफ सैप को डिस्कवर किया था। अब एसेंट ऑफ सैप के अलावा भी दूसरी थ्योरीज हैं, जैसे कि यू विल कम टू नो अबाउट रूट प्रेशर थ्योरी, यू विल कम टू नो अबाउट ट्रांसपिरेशन पुल मेथड। तो ये जो सारी थ्योरीज होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबका अपना लॉजिक है कि वाटर का कंडक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में कैसे होता है। जब ये टॉपिक क्लियर होगा तो हम उसके बाद डील करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बेसिकली जो भी यहाँ पे बच गया वाला आपका पार्ट है। तो होपफुली हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मैं आपको इसका डीपीपी भी अभी सेंड करने वाली हूँ ताकि आप उसको सॉल्व कर लें, आपकी एक क्विक प्रैक्टिस हो जाए बिफोर द पॉकेट टेस्ट। पॉकेट टेस्ट के टॉपिक में जहां तक आज आपने सीख लिया है ये पूरा आएगा। ठीक है, मैं फिर से आप लोग के लिए रिकॉल कर रही हूँ ये बात, मैंने आपको कल भी क्लियर किया था कि जो आपका अपकमिंग पॉकेट टेस्ट है दैट इज गोइंग टू कवर ऑल टॉपिक्स जो आपने आज तक सीख लिए, मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन, फॉर्म्स ऑफ वाटर, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो एसेंट ऑफ सैप से पहले जो कुछ भी है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है बाय द नेम यहाँ पर क्लास में, वो सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो गो थ्रू ऑल दैट। कल की क्लास में जो पढ़ाई होगी ऑब्वियसली वो नहीं आएगा क्योंकि एसेंट ऑफ सैप जो है वो टेक्निकल होता है, आप इतनी जल्दी थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो आज हमने स्टॉप किया है दैट इज सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट, यहाँ तक आप क्लियर रहिए कि ये जरूर आएगा पॉकेट टेस्ट। ऑलराइट,